नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी आप सवाल भेजें तो अपना नाम और अपना शहर का नाम जरूर भेजें। कोई भी सवाल रह जाता है तो अगले दिन हम इसी वक्त लेंगे। हालांकि कल अगले 2 दिन बाजार मॉर्निंग के सेशन में बंद है, इसलिए हम ये कॉलर शो नहीं कर पाएंगे। फिर सोमवार से आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान हैं आज उनसे परिचय करवा दे। बिटमन मजूमदार हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, bmazumdar.com के। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, और अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप तीनों मेहमानों का भी इस खास पेशकश में स्वागत है। चलिए बात लेकिन सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं, जहां आज अच्छी तेजी दिख रही है। करीब करीब 200 रुपए की मजबूती MCX गोल्ड में, और चांदी 500 रुपए तक की मजबूती दिखा रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है, कल के बाद आज ये रैली कंटिन्यू होती दिख रही है? ये रैली क्या आगे भी चलेगी? विष्णु मोहन जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, गोल्ड सिल्वर में अगर हम पिछले 6 दिनों से देखें तो कंटिन्यूस रैली बनती हुई दिखाई दी है। और अगर हम देखें तो करीबन पिछले 2 हफ्तों के हाईस पर ऑलमोस्ट आता हुआ दिखाई दिया है गोल्ड का भाव। क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, और जो हमने कल यूएस के डेटा देखे थे इन्फ्लेशन के, वो अगेन हाईस पे आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में स्टेटमेंट ये भी है फेडरल बैंक का कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी इजी नहीं होगा थोड़ा कंट्रोल करना, तो उससे काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिला है। और जो फ्रेश सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, और डॉलर में थोड़ी वीकनेस भी देखने को मिली है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड बना है वो आगे भी पॉजिटिव रहेगा। इनिशियली अगर देखें तो $1976 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, और MCX में देखें तो 53,000 के ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। भारतीय बाजार में इस बार करीबन 40 लाख से ज़्यादा शादियां हैं, जो कि काफ़ी हद तक एक फिजिकल डिमांड को सपोर्ट करेंगी। हमें लगता है कि उसकी वजह से भी भारत के अंदर गोल्ड को सपोर्ट मिला है। हमारा मानना है कि गोल्ड के भाव जल्दी ही जी, अभी जो इन्फोसिस के नंबर्स आ रहे हैं, जस्ट अभी 4:30 बजे अनाउंस हुआ, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। जो फर्स्ट टेक आ रहा है नंबर का, अनुमान से हल्के कमजोर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर डॉलर आय की बात करेंगे तो 4,360 मिलियन का हम अनुमान कर रहे थे, उसके सामने 4,280, यानी कि फ्लैट नंबर्स आ रहे हैं डॉलर आय के फ्रंट पर। अगर इनके रुपी टर्म्स में रेवेन्यू देखेंगे तो वहां पर करीब 3% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे, 32,850 की। उसके सामने केवल 1.25% की ग्रोथ इस बार देखी गई है। और एबिट का अगर आंकड़ा देखेंगे तो वहां पर गिरावट दर्ज हुई है, 6,956 करोड़ के फिगर्स आए हैं एबिट के फ्रंट पर, और जो एबिट मार्जिन है वो 21.5% आया है। हम जो अनुमान कर रहे थे वो 22.9% का था। तो हर फ्रंट पर अगर देखेंगे तो जो नतीजे आ रहे हैं वो हमारे अनुमान से कम है, और मुनाफा भी जो है वो भी कुछ सपाट ही नजर आ रहा है। 5,850 करोड़ का हम अनुमान कर रहे थे, लेकिन वहां पर गिरावट दर्ज हुई है, और जो मुनाफा है वो 5,809 करोड़ से घटकर 5,690 करोड़ आया है। तो मुनाफे में गिरावट देखी गई है 2% की, और हम सपाट की मुनाफे की उम्मीद कर रहे थे। तो हर फ्रंट पर नंबर्स कमजोर निकल रहे हैं। चलिए, इन्फोसिस की पीसी भी चालू हो चुकी है, एक बार आपको वहां भी सुनवा देते हैं कि मैनेजमेंट का क्या कहना है। Business segments, service lines, and geographies. Each of our business segments grew in the double digits. US and Europe grew 20%. So very strong performance all around. Our digital revenues now account for 9.2% of our company, and they grew at 41.2% for the year. Within digital, our cloud work is growing faster, and our Cobalt cloud capabilities are seeing significant traction with our clients. Our growth has been accompanied by a robust operating margins at 23%. We delivered these margins while maintaining focus on our employees with increased compensation and benefits. Our large deal wins were at $9.5 billion for the full year and $2.3 billion for the quarter. In Q4, our revenue growth was 20.6% year on year and 1.2% quarter on quarter in constant currency terms. Our industry-leading performance in FY22 would not have been possible without the enormous contribution and commitment of all of our employees. I'm extremely proud and grateful for their extraordinary efforts in delivering all the work for our clients. We recruited 85,000 college graduates in this financial year,
we added 22,000 employees in the fourth quarter. We have an extremely strong recruitment program. This is really a reflection of our enhanced recruitment capabilities, solid brand, and deep penetration into various talent markets. This increases our comfort to support our clients in their digital transformation programs as we look ahead. Our sustained momentum in FY22, large deal wins, robust deal pipeline, and client confidence in our capabilities give us comfort to provide a guidance of 13 to 15% for growth in financial year 23 in constant currency terms. With the pace of digital disruption accelerating across industries, we see a robust demand environment and immense potential to partner with our clients. Our One Infosys approach is serving us well to bring the best of Infosys in the service of our clients' needs. Our strategy that we launched 4 years ago has really served us well. We've delivered industry-leading growth and industry-leading TSR. Now, as we look ahead to the next phase, we want to further enhance our leadership along the digital innovation curve. We plan to expand our capabilities by scaling our cloud capabilities even further, expanding our digital work, expanding on our automation, increase relevance with large enterprises and the technology-native companies, and strengthen our employee value proposition. Our focus on staying ahead in the cloud and digital ecosystem and the focus on employees and some of the costs which are coming back after the COVID phase is behind us, result in our operating margin guidance to be at 21 to 23% for financial year 23. With that, let me pause and open it up for questions. Thank you, Salil. We will now open the floor for questions. Joining Salil is Mr. Nilanjan Roy, Chief Financial Officer, Infosys. As always, ladies and gentlemen, we request you to ask only one question each to accommodate everyone over the next hour. And with that, I'm going to ask the first question from Reema Tendulkar from CNBC TV18. Reema has sent her questions to us. One question for Salil and one for Nilanjan. Salil, you started FY22 with a guidance of 12 to 14% and finally ended with a 19.7% growth for FY23. This year, again, you're starting with a guidance of 13 to 15%. Is there conservatism built into it? And the macro environment is far more uncertain now. Economists are bringing down their GDP forecasts. Do you see any impact on technology budgets as your clients face a squeeze? And for Nilanjan, what led to the sharp 200 BPS margin decline in Q4? Your guidance in 21 to 23% is also lower than the 23% that you closed FY22 with. What is the reason and what about pricing? Do you see pricing being key in margin levers? Thanks, Rishi. I think the first question, let me start off with that. We see the demand environment to be robust today. Yes, the macro environment, there's a lot of talk going on. But in our pipeline and in the work that we're doing in digital and cloud, we see a clear demand with our client base. Based on what we've had in terms of large deals, 9.5 billion in FY22, 2.3 billion in the fourth quarter, 40% of our large deals being net new, 48% in the fourth quarter. And what we are seeing in our pipeline going ahead gives us good confidence that this is the guidance in which we start the year at 13 to 15%. As the year progresses, we'll see what the various forces are that will play into all of this. We've also had 22,000 net additions in terms of employees, and that supports our view that we see a good, strong outlook in this current financial year 23. Yeah, so on the margin question first, on the quarter, I think we were clear at the beginning of the year. We gave a margin guidance band of 22 to 24, and we've ended up smack in the middle at 23.0. So what we've achieved this quarter, a part of it has been planned as well.
So for instance, in this quarter, for utilization, which is a big driver of margins, has come down. That was planned. We were sitting at 87.5, uncomfortably high for us, and we brought that down 88.5 to 87 actually in this quarter. So that's one planned intervention we've done. We knew that margins would get impacted. Some of it is seasonality of quarter four. That is because the working and calendar days are lower from the previous quarter. That also impacts margin. And some of it has been some headwinds on the revenue side. We've taken a specific commercial contractual for a client provision, which we expect to recover in the times ahead. But overall, I think we've added 22,000 people in this quarter as well, as Salil said. And this is looking ahead for the demand environment and some of that cost pressure of cost tails in the quarter ahead. But like I said, we're very, very comfortable where we are for the year at 23. Looking ahead 21 to 23, we have seen what we want to do, as Salil talked about. This demand environment is very, very robust, making upfront investments behind talent, both in terms of getting freshers in early in advance, also looking at where we can invest ahead with the points which Salil talked about. So I think we've seen the success of that in 2019 when we made these investments, and the last 4 years have been a tribute to that of the market share gain as well. So that is one part of the margins, and of course the second part is travel will come back. We've seen that already, some of the facilities costs as people come back to work. Those were the tailwinds due to COVID on the margin side, and some of that will return to norm. And therefore, 21 to 23 is a comfortable band which we think we can operate in, and builds in both of these impacts as well. Thank you. I'm going to move to the questions to our journalist friends who are present here, and then return to some of the questions we've received from broadcast media on text. So I'm going to go to the Economic Times. Sai Ishwar joins us in person. Sai, why don't you ask your question? Hi. Hi, sir. Could you tell us, recently in a brokerage event, you said your platforms and products and platforms business is doing well. So could you give us some color on what's happening there? Also, could you give us overall percentage of what percentage of your revenue is from the platform business? And also talking about this recent influx of GCCs in India from global MNCs. So have you entered into any partnerships recently, and do you see that also aiding revenue or expanding your partnerships with global companies? Yeah, thanks. Thanks for that question. I think on the platforms and products. So first, we have a very strong business, as you know, in Finacle, in the banking sector. It's a completely digital. तो ये थे इन्फोसिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी. आगे का आउटलुक तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा था, और डील पाइपलाइन को लेकर भी जो कंपनी की कमेंट्री जिस तरह से आ रही थी वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही थी. गाइडेंस के फ्रंट पर अगर आपको नंबर्स बताएं FY23 के लिए, तो रेवेन्यू ग्रोथ पर जो गाइडेंस दी है वो 13 to 15% दी है, और जो हम उम्मीद कर रहे थे वो 12 to 14% के आसपास था. तो उसके फ्रंट पर जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े एक्सपेक्टेशन से अच्छे. मार्जिन गाइडेंस लेकिन जो उम्मीद कर रहे थे वैसे ही नंबर्स इस बार देखने को मिले, 21% से 23% के बीच में. चलिए नंबर्स का एनालिसिस और भी समझ लेते हैं, और हमारे साथ इस पर शेयर खान से आशीष दास भी मौजूद हैं. आशीष, फर्स्ट एक नंबर को लेकर क्या होगा आपका? जो नंबर्स हम अनुमान कर रहे थे उससे थोड़े कमजोर आए, बट ओवरऑल कमेंट्री भी आपने सुनी. क्या लग रहा है आपको, इन्फोसिस के नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? Thanks for having me on the show. And आपने जैसे बताया कि numbers weak हैं. Yes, ये numbers estimate से नीचे हैं, हमारे estimate से. जैसे उसका revenue growth also below than our expectations. Margins बहुत कम आया है. हम EBIT margin 23% expect कर रहे थे, and that came around 21.5%. So वहाँ पे supply side impact है, and also management ने कुछ provision लिया हुआ है, उस वजह से margins impact हुआ है, and so overall missed our estimates, below our estimates the quarter. And deal wins पे आप देखोगे, deal wins भी $2.3 billion है, जो
इन लाइन विथ आवर एक्सपेक्टेशंस हैं. हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 2.5 बिलियन के आसपास, राइट. सो स्लाइटली बिलो आवर एक्सपेक्टेशन. सो ओवरऑल इस क्वार्टर पे नंबर्स बिलो देन आवर एक्सपेक्टेशंस. एंड आउटलुक के ऊपर आप बात करेंगे तो कंपनी ने वहाँ पे अच्छा ग्रोथ आउटलुक दिया हुआ है, दैट 13 to 15%. लास्ट ईयर उन्होंने जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे हैड गिवन 12 to 14%. सो 13 to 15% ग्रोथ डेफिनेटली एबव आवर एक्सपेक्टेशंस है. बट मार्जिन गाइडेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी वुड मेंटेन दैट अर्लियर मार्जिन गाइडेंस 20 to 24%, बट देयर इज 100 बिप्स का नीचे है. सो ओवरऑल मिक्स्ड गाइडेंस है, बट दो revenue growth would remain strong. Again, industry leading revenue growth among the top 5 हो सकता है, जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे FY23 ग्रोथ में. सो ओवरऑल आउटलुक yes, it's good, but 4Q का Q4 का numbers below our expectations. बिल्कुल, तो नंबर्स बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो ओवरऑल आउटलुक है लेकिन वो अच्छा दिखाई दे रहा है. इस बीच सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सौरभ, आपका भी व्यू लेना चाहेंगे नंबर्स पर, और अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपने सुनी. नंबर्स अनुमान से थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लेकिन गाइडेंस के फ्रंट पर थोड़ा यहाँ पर बढ़त हुई है. रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट पर 13 to 15% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ यहाँ पर गाइडेंस दी है. इसे आप कैसे देख रहे हैं, और ओवरऑल आउटलुक जो कंपनी ने शेयर किया है, आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग डिमांड की बात की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कंपनी हमेशा ही कंजर्वेटिव रही है. लास्ट ईयर भी साल की शुरुआत में उन्होंने 12 से 14% का गाइडेंस दिया था, लेकिन जब साल ये खत्म हुआ है तब हमने देखा है कि कांस्टेंट करेंसी में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो आया है वो 19.7% आया है. देखने वाली बात यह है कि कंपनी हमेशा शुरू से कंजर्वेटिव रहती है, तो 13 से 15 मैं समझता नहीं कि बहुत ये सकारात्मक इसको देखना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि पिछली बार जितना आउट परफॉर्म किया था उन्होंने अपनी इनिशियल गाइडेंस को, शायद वो इस बार नहीं कर पाएंगे. उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि आर्ट्रिशन काफी बढ़ गया है. अगर आप इन्फोसिस का आर्ट्रिशन देखेंगे तो पिछली बार तकरीबन ये 25% था, अभी 27% हो गया है, 27.7, और जबकि पिछले क्वार्टर में 25.5 था. तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि जो टैलेंट को रिटेन करने का प्रेशर है वो कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है. जो ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन पेस है वो कहीं ना कहीं अच्छे से धीमा हुआ है, क्योंकि ऐसा मान रहे थे तकरीबन 3% सिक्वेंशियल ग्रोथ आएगा, वहीं पर सिर्फ केवल 1.2% का ग्रोथ आया है. और टैलेंट को रिटेन करने के लिए जो मार्जिन इरोजन हुआ है वो पूरी 200 बिप्स पॉइंट्स का हुआ है. तो मैं समझता हूँ कि टीसीएस के बाद टीसीएस से ज्यादा ही वीक मैं नंबर समझता हूं, और इन्फोसिस के जैसे नंबर आए हैं. और आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन का प्रेशर, मार्जिन का प्रेशर दोनों ही रहने वाले हैं. और जो इनिशियल गाइडेंस है 13 से 15% की, उसको बहुत ज्यादा मार्कअप से बीट नहीं कर पाएगी कंपनी. ऑल राइट, तो ये दोनों व्यू आपके सामने शेयर कर दिए गए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ, आपका भी, और आशीष आपका भी नंबर्स पर व्यू शेयर करने के लिए. तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो नंबर्स वीक नज़र आ रहे हैं. टीसीएस के भी जिस तरह से नंबर आए थे उससे भी कमज़ोर नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. और जैसा कि दोनों एनालिस्ट भी बात कर रहे थे, आने वाले समय में मार्जिन को लेकर दबाव और भी बना रह सकता है. फिलहाल अगर फर्स्ट एक नंबर देखें तो अनुमान से कमज़ोर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं. चलिए, ये तो बात हुई नतीजों की, लेकिन हम वापस चलते हैं कमोडिटी मार्केट पर. विश्वा हमारे साथ बने हुए हैं. विश्वा, ओवर टू यू. शुक्रिया पूजा, ये पूरी एनालिसिस के लिए और इन्फोसिस का रिजल्ट आसान भाषा में समझाने के लिए. चलिए अब लौटते हैं और अपने दर्शकों के सवालों का जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट आ चुकी है. अब अगले जो पहले कॉलर है पवन है हिसार से. कॉटन केक इन्होंने 3371 पर लॉन्ग कर रखा है. क्या करना चाहिए अमित जी कॉटन केक में? क्या बहुत काफ़ी ऊपर की लॉन्ग पोजीशन है, पुरानी पोजीशन है? जी नमस्कार विश्वमोहन जी. देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक का जो मेजर ट्रेंड है पोजिशनली वो अभी भी तेजी की तरफ है. मैं समझता हूं कि 3550 तक के स्तर हमें आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं. तो होल्ड रखा जा सकता है, लेकिन इस ट्रेड के लिए 2900 का एक डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप रखना जरूरी है. टारगेट 3550 का लिया जा सकता है. ओके, यानी वहाँ तक के लेवल के लिए आप वेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें. सवाल ज़्यादा है, कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे जवाब देने की. क्रिश दिल्ली से कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं. बिटूपन क्या देंगे सलाह?
कॉपर 824-25 के आसपास बेच सकते हैं। 815 का टारगेट, 830 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हो इंट्राडे के लिए। रेंज बाउंड मार्केट है, ऊपर लेवल पे मेरे हिसाब से सेल पे रहना चाहिए। ओके, सेल करने की सलाह है। चलिए, महेश है हैदराबाद से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अमित जी, क्या है गोल्ड का आउटलुक आपका? जी देखिए 52,900 से 950 के बीच बाय कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 53,300 से 350 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। ओके, चलिए, पूजा है रायपुर से, ये भी गोल्ड पर ही आउटलुक जानना चाह रही हैं। गोल्ड पर क्या सलाह पूजा को देंगे बीटूपन? इंट्राडे के लिए अभी मोमेंटम पे रहिए, गोल्ड में बड़ा पोजिशनल व्यू मत बनाइए। अभी जो मोमेंटम है उसके साथ चलिए, इंट्राडे में ट्रेड कीजिएगा। 53,300 के आसपास इंट्राडे पॉसिबल है। 52,800 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज के लिए। ओके, अनुज है पटना से, चांदी 5 लॉट इन्होंने 67,800 पे लॉन्ग कर रखा है। अनुज जी, आप ही बताइए। देखिए चांदी में ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है 70,000 से लेकर 70,100 लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $26 तक के लेवल आ सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में जिनकी खरीदारी की पोजीशन है उनके लिए सलाह है कि बाय पोजीशन को होल्ड करें। ओके, अगले दर्शक सुनील है गुरुग्राम से, नेचुरल गैस 470 रुपए के स्ट्राइक की पुट है इनके पास, खरीद रखा है 17 रुपए 25 पैसे में। बीटूपन क्या करें? उसमें तो देखिए अभी मार्केट तेजी में है नेचुरल गैस में, और मुझे नहीं लग रहा कि नेचुरल गैस में बड़ा करेक्शन होने वाला है। तो पुट से मेरे हिसाब से एग्जिट बनना बेटर रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट 500 पर सस्टेन कर रहा है। तो पुट में ज्यादा होल्डिंग मार्क करे तो एग्जिट बनता है, क्योंकि ये पुट शायद गोइंग टुवर्ड ये आपका शायद जीरो भी बन सकता है। नरेश कुमार है, गोल्ड क्या 50,000 तक नीचे आएगा? लग रहा है अमित जी की 50,000 नीचे वापस आएगा गोल्ड? देखिए पोजिशनली $2,000 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, यानी 54,000 के करीब जब मार्केट जाएगा वहां से एक करेक्शन आने की संभावना है। 50 तो नहीं, लेकिन 51,000 से 51,500 के बीच मार्केट आ सकता है। दविंदर कुमार है लुधियाना से, चांदी 66,000 पे शॉर्ट है, क्रूड भी शॉर्ट है 6670 और 7300 पे। क्या करे? दोनों शॉर्ट है अनुज जी। देखिए क्रूड मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट में है तो इसको होल्ड करना चाहिए। हालांकि आज थोड़ा बाउंस बैक आया है, बट हमें लगता है कि अगेन एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। नीचे करीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7,400 से लेकर 7,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यूएस के अंदर इन्वेंट्रीज काफ़ी बड़ी हैं, जिससे काफ़ी हद तक हमें लगता है कि भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, मुझे लगता है कि शॉर्ट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो ट्रेंड पकड़ा है गोल्ड ने वो पॉजिटिव लग रहा है, और ऊपर में 1990 से लेकर $2,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो गोल्ड में अगर थोड़ा डिप मिलता है तो निकल जाए, और क्रूड में सेल की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, और चांदी में, चांदी भी शॉर्ट थे, चांदी 66,000 काफी नीचे के भाव पे शॉर्ट कर रखा है। देखिए मुझे लगता है चांदी के अंदर अगर कोई डिप मिलता है 68,000 या 67,500 तक का तो निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर भी हमें लगता है कि ट्रेंड जो है वो भी पॉजिटिव बना है, और जल्दी ही यहाँ पर 70,000 से ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। जो भी डिप मिलता है गोल्ड सिल्वर में, वहाँ पर शॉर्ट से निकल जाए। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में अभी कुछ थोड़े समय के लिए ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलिए अब एक छोटा सा सवाल है करुणेश जी का कि नेचुरल गैस के मई वायदा में तेजी या मंदी की पोजीशन बनाए। अमित जी तेजी जारी रहेगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 10 से 15 रुपए की गिरावट आए, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि नियर टर्म में 545 और लॉन्गर टर्म में 580 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे नेचुरल गैस में। ओके, शुक्रिया अमित जी आपका, अनुज जी आपका, बीटूपन आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला। आज वक्त कम था, इन्फोसिस के रिजल्ट्स आ गए, अगले हफ्ते आप लोगों से बात होगी। शुक्रिया सर। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।